नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आज हमारे साथ है जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर सॉरी जेएनयू के ऊपर रिसर्च करने वाले अजीत भारती जी। एसोसिएट प्रोफेसर आरडी भट्टाचार्य तो इस वक्त एनडीटीवी में नजर आ रहे होंगे। तो हमारे साथ अजीत भारती है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पे काफी दिनों से दर्शकों का ये निवेदन था कि अजीत भारती जी को लिखे। अजीत भारती जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, बढ़िया। आप कहिए। क्या कहा जाए, मतलब इन दिनों जो देश का एक सिनारियो बना हुआ है, पहले देश ने लॉकडाउन झेला, उसके पहले शाहीन बाग 300 शहरों में, और अब ये कहा जाए किसान आंदोलन के नाम पे चक्का जाम। और उसके ऊपर आकर के रोज लोग ज्ञान देंगे कि भारत का जीडीपी तो गिर रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त देश किस तरफ निकल रहा है, किस तरफ जा रहा देखिए, इंफॉर्मेशन का ये जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, मतलब जैसे जैसे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, उसके बाद ये पैनिक वाला जो सिचुएशन होता है ना कि देश बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हम दोनों में तुलना करें, हम अपने बचपन के दिनों की और अभी की, तो मतलब बहुत कम बदलाव दिखता है या बहुत ज़्यादा मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर समाज को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। और 90s में जो पैदा हुए होंगे उन्हें लग रहा होगा बाबरी ये गिरा दिया अब तो बवाल हो जाएगा, देश बर्बाद हो गया। उस वक्त भी लेफ्टिस्ट जो थे वो कॉलेजों में, अखबारों में, टीवी पे ये सब लिखते बोलते थे। 75 का दौर जिसने देखा है तो वो दौर जो है शायद अभी तक रिपीट नहीं हुआ, भले लेफ्टिस्ट मीडिया जितना आपातकाल आपातकाल चिल्लाता रहे। उसके बाद फिर आप और दौरों को देखेंगे, हर दशक में इस तरह की नौटंकियां चलती हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन होता है तो उसके कारण क्या इम्पैक्ट होता है। तो लिबरलाइजेशन के साथ अब सचिन तेंदुलकर का जब उदय हो रहा था तो उसने कैसे एक देश को प्रभावित किया। अपने से मतलब स्पोर्ट्समैन था, बैटिंग से उसने पूरे देश को एक होप दी कि हम भी कुछ हैं, हम भी किसी चीज में बेस्ट हैं। उसी तरह फिर समाज बढ़ता जाता है। फिर लालू का दौर, तो बिहार से है तो बिहार का लालू के बारे में पढ़ा। फिर मायावती को ले लीजिए, सपा बसपा ये सब का पॉलिटिक्स देख लीजिए। तो जो भी लोकल स्तर पे लोग देखते हैं उनको हमेशा लगता है कि दिस इज ए शिट होल, अब इससे बुरा क्या होगा। लेकिन दौर आगे बढ़ता जाता है और वो बुरा होता जा रहा है। अभी क्या हो रहा है ना कि ज्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचती है। हम लोग जब बच्चे थे तो अखबार सबके घर घर में नहीं आता था, टीवी सबके घरों में नहीं था। तो ये जो आउटरेज ऑन द स्ट्रीट हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो तो वो आपको बहुत कम दिखता था। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे नहीं, कॉमन आदमी ज्यादा से ज्यादा लेटर टू एडिटर लिखता था और उसी में छप गया कहीं तो हम लोग खुश होते थे कि द हिंदू में हमारा नाम छपा है। इस टाइप का दौर हुआ करता था। है? तो वन वे कम्युनिकेशन का दौर जब खत्म होता है, जब टू वे और फिर मल्टी वे आता है कि आपने लिखा और आपको चारों तरफ से बैकलैश मिल रहा है या बधाइयां मिल रही है, दोनों ही केसेस में। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर चर्चा जनरेट होती है, तब लोगों में असली पैनिक क्रिएट होने लगता है कि यार समाज तो सड़ गया है। लेकिन हाँ, आप जो बात कर रहे हैं, अभी का दौर जो है वामपंथियों की, बिल्कुल अगर मैं सड़क वाली भाषा याद करूं, मतलब इस्तेमाल करूं, फटी हुई है इनकी, बुरी तरह से फटी हुई है। 20,000 एनजीओ जो है मोदी ने आने के कुछ सालों में जो है बंद करवा दिया। इनका मेन फंडिंग जो है वो जो है कट जाता है। उसके बाद फिर, और सिर्फ वामपंथियों का नहीं, मदरसों का ये सब का भी फंड, एफसीआरए और ये जो फॉरेन पैसों के लेन देन के लिए जो एक्ट पैसों होता है वो सब लगने से उनकी भी फंडिंग कटी है। लेकिन वही है कि रीराउट करवा के इधर उधर से दे आर मैनेजिंग समहाउ। लेकिन वामपंथी जो है ना, जिनको मतलब जिनका फ्यूल ही था हेटरेड, सांप्रदायिकता, इससे ये ड्रिवन थे, तो वो अब जो है, और पैसा मिलता था तो ये हर जगह बांटते थे और बताते थे और पूरा नैरेटिव अरेस्ट करते थे। लेकिन 6 सालों से 7 सालों से हमने कोशिश करनी शुरू की, नॉन लेफ्ट जो है एक आपको पता है 2014 से मीडिया, सोशल मीडिया सब 0 और 1 में बटा हुआ है। देर इज नो ग्रे एरिया एज सच। तब से जो है ना, अब जाके उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है। हम लोग 5 साल से जोर लगा रहे थे, 6 साल से, तो उस तरह जी। से नहीं दिख रहा था नैरेटिव। तब भी यही लोग बना रहे थे। अब क्या है ना कि आज सुबह की घटना, शायद आप आगे बात करेंगे वो स्टैन स्वामी जी। और ये सब पे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वही मैं बता रहा था कि
अब क्या है ना कि नॉन लेफ्ट ने नैरेटिव पे हर जगह पे शिकंजा कस लिया है कि तुम बोलो तो सही, तुम एक लाइन बोलोगे और धड़ल्ले से पेले जाओगे कायदे से। तो राइट। वो एक चेंज आया है। तो इसी कारण मतलब बहुत सारी चीजें देखेंगे, लगता है होपलेस स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि वी विल इवेंचुअली विन दिस वॉर। बट हाँ, वी हैव टू हैव सम, मतलब योगी और मोदी एट द हेल्प। तो इस तरह के लोग हमें चाहिए। और देखिए ना कि हम हेमंता विश्वा शर्मा आ रहे हैं ना, आ लोग रहे आ हैं। रहे हैं ना, नए नेता तो आ रहे हैं ना। तो जी। ऐसा नहीं है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं है। अजीत भाई, आप भी 90s के दशक में बड़े हुए, मैं भी 90s के दशक में बड़ा हुआ। अब हम आ जाते हैं, एक ईसाई की मृत्यु हो गई जिसने छद्म रूप से स्वामी का नाम रखा था। और हम्म। मैं आप ही के स्क्रीनशॉट से चीजें शुरू करूंगा, बेहतर रहेगा, ताकि और क्लियर हो जाए लोगों को कि ये एक्चुअली चल क्या रहा था। ये जो अजीत भारती जी का ही मैं ट्वीट दिखा दे रहा हूँ दर्शकों को। स्टेन स्वामी जो है, अ, मैं अपने गांव में जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, बिहार के जैसे ही मैं डीप रूट गांव में जाता हूँ, किसी ने इसका नाम तक नहीं सुना। लेकिन आज जिस प्रकार से मातम मन रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु पे बड़ा खुश हो रहे थे और बाबरी विध्वंसक, समतल वाला जमीन पूरा मुद्दा लेके आ रहे थे। अब जब राइट विंग, तथा कथित रूप से, आप राइट विंग, एक्चुअली राइट विंग तो है नहीं, है ये कि हमारी जो, हमें जो सप्रेस किया गया है 70 साल से, मुझे लगता है कि अभिषेक तिवारी को भी आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं सप्रेशन के भाव से देखता, एक दौर था 2008-9 में, अजीज बर्नी किताब का विमोचन करते हैं और संघ की साजिश 2008 आतंकी हमला, तो वो दौर हमने महसूस किया है। मन में था कि बहुत कुछ बोले, फिर अजीत भारती को देखते हैं, कई मल्टीपल चैनल आ जाते हैं, और अब वामपंथी कहते हैं कि ये अजीत भारती तो अब्यूसिव है। आपने एक मेरा वीडियो देखा ही होगा, और उस पर चूंकि आपने वीडियो बनाया था, तो मुझे याद है कि आपने किस प्रकार से डिफेंड किया था इस पूरे चीज को, कि मेरे एक वीडियो पे स्वामी जी ने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया था, क्योंकि सामने वाला बोल रहा था कि हम यूपी को बंगाल बना दें। तो इस पूरे सिनेरियो को किस प्रकार से देखा जो अब हो रहा है? ये जो भी जेसुआ प्रेस होते हैं, वो हेट ड्रिवन होते हैं। आज से नहीं, कॉलोनियल टाइम्स से उनका एक ही एजेंडा होता है, वो अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करें एट एनी कॉस्ट। गोवा में सेंट जेवियर ने क्या किया, स्त्रियों के स्तन काटे गए, जी। ब्राह्मण इतने मारे गए थे कि उनके जनेऊ शब- किया जा रहा था, और इस तरह की बातें, हर एक तरह की बातें हो रही थी। हमने वो दौर भी देखा है, जेसुआ प्रेस क्या कर रहे हैं। अब एक सिविलाइज्ड, एक तरह से कह सकते हैं कि उनके बापों का राज अब नहीं रहा, फिर भी वो भेजे जाते हैं। और सेंटिनल आइलैंड वाला याद होगा आपको, जो तीर से मार दिया था वो जो जी मिशनरी जी। वहां पे गया था। तो इनका पर्पस तो कभी अच्छा रहा नहीं। आदिवासियों की ये क्या बात करेंगे, आदिवासियों को ये भड़काते थे कि तुम रिवोल्ट करो, सिस्टम के अगेंस्ट जाओ और डिस्टेबलाइज कर दो इंडियन स्टेट को। तो इनका तो कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब इनकी मंशा कभी अच्छी रही नहीं। तो ऐसे सुअर मर भी जाए, और ये सुअर सही। मरा भी कैसे है सही कि बात है। इसकी मेडिकल बेल एप्लीकेशन ये डाले हुए था, और सरकार का जो अस्पताल था उसने बोला कि नहीं ठीक है, ये हॉस्पिटलाइज्ड होने के लिए नहीं है, इसको ठीक है, इसको कान से सुनाई कम दे रहा है, कमजोर है, छड़ी लेके चलता है, व्हील चेयर इसको चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि वो हॉस्पिटलाइज हो और उसके लिए मेडिकल बेल उसको दिया जाए। फिर भी उसने जबरन जो है, ये क्रिश्चियन चर्च द्वारा एक बनाया होली फैमिली हॉस्पिटल, वहां पे वो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में वहां पे एडमिट था, एंड देन ही डाइड देयर लाइक ए पिग। हम्म। और वो मरा वहां पे। तो इट शुड बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि कई लाख लोग जो इसके जीवित होने से प्रभावित होते। एक दंगा में तो ये पकड़ा गया ना, भीमा कोरेगांव में, बाकी में राइट तो राइट। नहीं पकड़ा गया है ना। इसके साथ के जो सो कॉल्ड पोएट एक्टिविस्ट हैं, वरवरा राव है, ये सब जो है, इसका आप हम्म। सुनिए कैसे बोलता है कि हाँ पुलिस पार्टी जा रही थी, माओइस्ट सॉ चांस एंड दे अम्बुश्ड। हम्म। इनके लिए ह्यूमन लाइफ मैटर नहीं करता है, इसलिए जब ऐसे सुअर मरते हैं, देन आई राइट दिस काइंड ऑफ ट्वीट कि हाँ ये सुअर एक मर गया। और हाँ। तुम इसको कंपेयर कर रहे हो कि नहीं रोहित सरदाना पे जो ये लोग हंस, हाउ कैन यू इवन कंपेयर अ जेंटल सोल लाइक रोहित सरदाना टू दिस शिट हो।
जो एक स्टैन आम और अमरूद की स्वामी तो या जो भी तुलना उसका हो नहीं नाम था। सकती। हाँ, तुम कैसे कर सकते हो कि कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी और कहाँ ये। तुम अर्बन नक्सल। सेना का एक व्हीकल अभी लेह लद्दाख में कहीं गिर गया था, 4 जवान जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, उस पे जी। ये लोग हंस रहे थे। तो तुम कहोगे कि तुम जब उसके हंसी को क्वेश्चन करते हो, तुम खुद क्यों हंस रहे हो? हंसेंगे, हम जश्न मनाएंगे। जश्न ऐसे मनाए। हर हर दुष्कर्मी का, हर वामपंथी की डेथ पे ढोल नगारा पीट के लाइव होना चाहिए इसका, ताकि इन लोगों को लगे कि तुम जो कहते हो ना, आइडियाज आर गोइंग टू लिव। नो, आइडियाज वोंट लिव। तुम्हारा आइडिया घटिया है। आज लेनिन को, मार्क्स को ठीक है स्ट्रीट बना दो जहां पे है, लेकिन उसकी सच्चाई दिख रही है ना। माओ, लेनिन, मार्क्स, स्टालिन जो भी है, क्या किया है इन लोगों ने? तो उनका आइडिया तो जिंदा है, लेकिन वो गाली खाने के लिए जिंदा है ना। तो ये सब मरेंगे, इनको सुअर कहा जाएगा। और जितने नाम उपनाम जो भी है, गालियां जम के पड़नी चाहिए। वामपंथियों को यही चीज हर्ट करती है, क्योंकि उनका पूरा लाइफ जो है ना, वो जो एक फसाड पुट करते हैं, एक एक बाहर से कि सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का यूज करते हैं। जब इनको माँ बहन की गाली, और मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस तरह के सेक्सुअलाइज्ड वे में गाली मत दीजिए, दूसरी गालियां हैं वो लेकिन जरूर दीजिए। सल्फेट बोल मतलब सकते हैं। हाँ, स्त्रियों को लेके आप मत कीजिए, बट गाली इनको जरूर दीजिए, क्योंकि ये उनको चुभता है। उनको तरह तरह के गालियों से नवाजिए, क्योंकि वो उसी लायक है। और इसीलिए मैं हर व्यक्ति को, जो आज भी मैंने कल जो वीडियो बना उसमें बोला है कि जी। हर तरह के ट्रोल है या जो भी हैं, इवन इफ दे आर अब्यूसिव, दे आर डूइंग अ जॉब। वो उनका मनोबल तोड़ते हैं, और उसका होना जरूरी है। इसीलिए अभी अभी पगलाया हुआ है सब। मैंने सुना है कि लिबरलों के ग्रुप में मैं आज आया हुआ हूँ। हाँ, आज लिबरल के ग्रुप में आप छाए ही नहीं हुए। हो सकता है, मुझे डर है कि आपकी जो ये @ निजी सचिव वाली जो ये आईडी भी है, पता नहीं कितने दिन में हो सकता है शहीद भी करा दे। एक तो गैंग था। करा दे, हाँ, वो टीम साथ वाले हैं ना, बेचारे लगे हुए हाँ, हैं, लेकिन अभी तक एक कुछ आया बंगाल नहीं का मैंने। ये पत्र का देखिए, इंग्लिश मीडिया वालों की भी, वामपंथी मीडिया की क्या हाल हो गई है। ये एक है टेलीग्राफ वाले जो कलकत्ता से निकलते हैं, ऐसे धूर्त लोग। और एक द हिंदू तो पूरा चाइनीज कम्युनिस्ट का तो पूरा एक एड चलाया है। अब मेरे दर्शकों को थोड़ा आप ये डिटेल में समझाइए कि एक तरफ कम्युनिज्म का खाल ओढ़ करके ये भारत के अंदर डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं, एक तो मैक्सिस अवार्डधारी भी है। तो ये जो लोग जो बात करते हैं कि कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी, ये तो दो विपरीत विचारधारा है, नदियों के दो किनारे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? वही है ना कि भारत एक विचित्र देश है, इसीलिए यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियां भी डेमोक्रेसी का हिस्सा। ये यही बात हो गई कि मोनार्की जो है वो चुनाव लड़ रहा है। मतलब वो महाराजा है भारत के, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। और अब महाराजा का भी टाइटल रखेंगे, सांसद का भी टाइटल रखना चाहते हैं। कम्युनिज्म की डेमोक्रेसी, तुम लगातार स्ट्राइव करो ना, यू डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तुम्हारा आर्म्ड रेबेलियन का है ना, खाली वही करो, और उसके बाद फिर हमारी फोर्सेज हैं तुमको पेलने के लिए। तो फंडामेंटल से इनके बिगड़े हुए हैं। और ये एक बाप के तो बेटे हैं नहीं, कभी माओ हाँ। की औलाद बनते हैं, कभी लेनिन की, स्टालिन की, और जितने ये यूगो चावेज जो था, मतलब 75 बापों की औलाद है। ये मिक्स मिक्स ब्रीड है ये लोग। तो जाहिर सी बात है कि वो जब 75 बापों के जीन्स आप में मिले होंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू थिंक स्ट्रेट। तो यही हो रहा है कि इनका पूरा जो है बिखराव है। ठीक है, 150 सालों से इन्हें हमारे सिस्टम ने पाला पोसा है, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हम देर से ही सही जगह हैं। अब जो है इनको, दे आर बीइंग निप्ड इन द बड। ये फेक न्यूज फैलाते हैं, तुरंत 2 घंटे में उसका खंडन होता है और उसके ऊपर एक्शन होता है। पहले ये सोचते थे ना, इनका जो पूरा गिरोह है, राणा अयूब, मोहम्मद, ये क्या नाम है, जुबीर। जुबैर हो गया, जो भी है, सबा नकवी, वो टकला एक स्वरा भास्कर, नाम याद गंजा नहीं आ रहा। जो है, हाँ। हाँ। तो ये सारे लोग पहले पहले कुछ भी, दे वर ट्वीटिंग फेक न्यूज विथ इम्प्यूनिटी कि हमें हमें कोई कैसे कुछ कर। पहले इन्हें लगता था हमें कोई छू नहीं सकता, और वास्तव में कोई छूता भी नहीं था। अब जो है इन पर मल्टीपल एफआईआर फाइल होते हैं, और उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। दिस पेन ऑफ गोइंग फ्रॉम योर होम टू ए पुलिस स्टेशन, ठीक है तुम पे कुछ नहीं होगा, इट इज जस्ट अ ट्वीट। बट जब बुलाती है ना पुलिस, और जब तुम्हें जाना पड़ा है ना,
दैट अलोन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आज भी राणा यूब ने एक वीडियो ट्वीट किया था, हाँ और उसको ज्यों ही हम लोगों ने उस पर बोलना शुरू किया, उसने डिलीट कर दिया। नीचे में क्रेडिट भी दिया था कि इस आदमी ने क्या, तुरंत। तो ये डर जो है ना, ये असली डर का माहौल है, जो इनकी छातियों में उतरना चाहिए कि तुम जब इस तरह की वाहियात चीजें ट्वीट करोगे, और तुम जो इंटेंड करते हो ना कि देखो ये सांप्रदायिकता फैल रही है, वो तुम्हारा इंटेंट नहीं है। तुम्हारा इंटेंट एक्चुअल में है कि तुम्हारे ट्वीट के बाद सांप्रदायिकता फैले। ये साले डबल ब्लफ खेलते हैं, दूसरों को कम्युनल कहते हुए खुद सबसे बड़े कम्युनल काम ये लोग करते हैं। तो ये जो है अभी धीरे धीरे इनकी बत्ती जो है बुझने वाली है। मैंने शुरू में भी कहा कि फंडिंग इनका चौक हो चुका है। अब जो बचा है इनका सिर्फ इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलिजेंसिया है, एकेडेमिया है, तो उसमें ये लोग कहीं कहीं बैठे हुए हैं, कहीं कहीं लिख रहे हैं। और ये लोग जो वाशिंगटन पोस्ट ये सब पे लिखते हैं ना, उसको अधो जटाओं के बाल भर कोई भाव नहीं देता है उधर। वहां पे जो है ना, वाशिंगटन पोस्ट। ब्लॉग का, हाँ, ब्लॉग का एक लिंक क्रिएट करके तुमको दे दिया, क्योंकि उनको एजेंडा अपना चलाना है, या इंडिया में उनको एक एक मार्केट चाहिए। इट डजंट मीन कि यू आर राइटिंग एनी गुड, you were writing shit in Wire or Scroll or Queen, स्क्रॉल क्वीन। and you are writing shit in Washington Post or New York Post or The Guardian or anywhere else. तो इनका इनका यही हाल है। आप अजीत भाई जब फेक न्यूज की नैरेटिव पे आए, मुझे याद है कि एक मैग्सेसे अवार्डधारी पत्रकार ने एक दो कौड़ी के यूट्यूबर को बुला करके पूरा बताया था कि कैसे आप फेक न्यूज, और टकला भी साथ में आया था, आप लोग चेक कर रहे हैं। आपने 50वीडियो उसके फैक्ट चेकर जो है, जो हम्म। आप जहां से हैं वहां के विधायक के भाषा में कहे तो जो फैक्ट हम्म। चेकर हैं वो, हम्म। तो ये उसके बाद वास्तविकता में जब चीजें सामने आती है, ये लोग अगले दिन तक, तो राहुल गांधी तो शाम के 5 बजे ट्वीट करके कहते हैं बताइए कितना दुखद बात हो गया। और हिंदू समाज के अंदर पिछले, मैं महसूस करता हूँ 70 सालों में ठूस ठूस के ये भर दिया गया है कि तुम तुरंत हाथ जोड़ के माफी मांग लो, अपोलोजिस्टिक हो जाओ। जबकि सच्चाई ये है कि उस न्यूज से इतर हमारे पास जो फाइंडिंग्स है, ये आपके सामने है। यहाँ पे उस बच्ची का स्टेटमेंट है, पॉस्को के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है और जिसका रेप हुआ है, बच्ची का स्टेटमेंट है। और मैं बच्ची का ही स्टेटमेंट बोलता, हिंदू की बच्ची, चल हमारा पार्टी आया है, तुझे देख लेते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस यूज किए गए बंगाल में। और बंगाल में मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं बलात्कार के, हत्या के। मगर ये जो टेलीग्राफ है या फिर ये जो अवार्डधारी है, एक एपिसोड इन लोगों ने बंगाल की हिंसा पे नहीं किया। और फिर ये किस प्रकार से, अब जब इस प्रकार का भेदभाव होगा तो नफरत वाला एंगल ये कैसे आरोपित कर सकते हैं किसी के ऊपर, राइट फिंगर के ऊपर, या फिर वो जो बात करता है सनातन धर्म की। देखिए, चाहे टेलीग्राफ हो या रवीश कुमार हो, इनकी व्यूअरशिप आप देखिए कितनी गिरी है पिछले 6-7 सालों में, और क्यों गिरी है। और 2014 का चुनाव मोदी ने क्यों जीता, 17 में योगी उतने थंडरस बहुमत के साथ कैसे आया, 19 में मोदी ने इस तरह के डीप रूटेड कैंपेन के बाद, नेगेटिव कैंपेन जो मीडिया चला रही थी उसके बाद भी क्यों आया। उसके पीछे एक कारण है कि जनता चूतिया नहीं है। चाहे ये लोग जितना मतलब समझे, चाहे रवीश कुमार हो, टेलीग्राफ का सर्कुलेशन मतलब उसका बस, जैसे आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया ना, वैसे उसका स्क्रीनशॉट शेयर होता है, और उसी पे ये लोग गरकुल्ला नाच नाचते हैं कि आहा हा देखो कितना क्रिएटिव है, वी आर सॉरी फादर, और इस तरह की बातें, आंटी नेशनल लिखते हैं उसको। हाँ। टेलीग्राफ की आप हेडलाइंस पढ़ेंगे तो ये मिसोजिनिस्ट होता है इनका हेडलाइन। अगर हम्म। भाजपा के लीडर होंगे तो दे विल आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। कास्टेस्ट होगा, मतलब रिलीजियस उसमें स्पिन दिया जाएगा। कम्युनल होता है हेडलाइन। हर एक चीज जो गलत है इनके हेडलाइन में आपको दिखेगा, और बस इनकी यूएसपी ही वही है कि ये जो है इस तरह की हेडलाइन जो है छापते हैं, दैट्स इट। मैटर उनका टट्टी रहेगा, एंड दैट्स व्हाई नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट देम। वो नहीं पढ़ते। शायद आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप का है ना ये। हाँ हाँ। आप आप
आप उन्हीं का देखिए, एबीपी आप बंगाल में देखिए किस तरह कवरेज करता है, यहाँ सेंटर में कैसे करता है। तो ये प्योरली बिजनेस कर रहे हैं, इनका और कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। रवीश कुमार पे मैंने मतलब मुझे लगता है 50-60 एपिसोड करके 2 सीजन में आई वाज डन विथ हिम, क्योंकि मुझे उसकी क्रेडिबिलिटी खराब करनी थी, वो मैंने कर दी। अब आप जाके देखेंगे तो उसके फेसबुक पे आप नीचे देखेंगे कि 1600 कमेंट आएगा, आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है, उसमें 1400 गालियां रहती है उसके लिए। तो लोग जब मजे लेने के लिए तुम्हें फॉलो करते हैं ना, देन यू शुड नो दैट योर टाइम इज अप। राहुल गांधी एक बॉरम बन गया है, कांग्रेस पार्टी चुटकुला का एक विषय बन के रह गई है, और बाकी जितनी पार्टियां हैं, इसलिए एक क्रेडिबल अपोजिशन जब तक पैन इंडिया नहीं होगा, बीजेपी इज सेफ। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज लोग जो है, आम जनता अब जानती है सही क्या है गलत क्या है। तुम कहोगे निरक्षर है, लेकिन वो गांव का भी आदमी यूट्यूब देखता है। हाँ 200 रुपया रिचार्ज करा के 1.5 GB डेटा, तो 320p और 240p और इतने पे वो देखता है, उसको वीडियो देखता है फोन पे, एंड ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। और एक नए गांव के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो इधर उधर दोनों का देखते हैं। हाँ। दैट्स व्हाई यू कांट फूल देम। 2019 मोदी इसी कारण जीता। नेगेटिव कैंपेनिंग होती रही और मीडिया को आहा, ट्विटर पे हमने नैरेटिव ट्रेंड करवा दिया, अब तो मोदी की लग जाएगी। सारे अपोजिशन भी यूनाइट हो गए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि डोंट अंडरस्टिमेट द माइंड ऑफ द वोटर, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, वो कुछ सोच नहीं सकता है। और यही कारण है कि ये लोग अब सब धूल धूल फांक रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो होती जा रही आप भी 90 के दशक में पैदा हुए हैं, मैं भी 90 के दशक का ही हूँ, और बिहार से है, तो थोड़ा जो जातिगत विद्वेष फैलाया गया था, जिससे हिंदू कम्युनिटी आपस में इस प्रकार से बटा, आज जो हम दिल्ली में ये पलायन देखते हैं, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और मैंने उस दौर में, जब मैं 8-10 साल का था, तो महसूस किया था कि ये जो किसान हमसे अलग होकर के दिल्ली में मजदूर बनने जा रहे हैं, एक दिन ये बहुत पछताएंगे। आज अजीत भारती मेरे भी गांव में काफी फेमस है। वो लोग कहते हैं कि भैया कभी यूट्यूब पे आइएगा तो अजीत भारती जी के साथ, तो मेरे गांव वाले आज बड़े खुश हो रहे होंगे कि अजीत भारती जी के साथ आ गए हैं लाइव। तो ये जो आपने कहा कि गांव के लोगों को फूल नहीं बना सकते, आज वो गांव का, चाहे वो दलित, शोषित, पीड़ित, जिनके बारे में ये कहते थे कि ये हमारा वोटर है, लेफ्ट का झंडा गाड़ दिया करते थे खेतों, ये आज भी एक्चुअली में अजीत भाई उस दौर को लाना चाहते हैं, प्रयास वही है। और इसीलिए ये जो तथाकथित जब फादर, तो मैंने बताया कि गांव के लोग तो जानते नहीं है कि ये फादर स्टेन वेस्टेन कौन है। है। अजीत भारती को बेशक जानते हैं। ये जो आपका सफर रहा है, मैं आपके सफर पे आना चाह रहा हूँ। अजीत भारती को, ये अजीत भारती पे मजबूर बनने के लिए क्या वामपंथियों ने मजबूर किया, ये मान लिया जाए? देखिए, जर्नलिज्म में कर रहा था, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स से शुरुआत की थी, फिर इकोनॉमिक टाइम्स में किया, फिर आईएएनएस न्यूज एजेंसी वहाँ किया, पढ़ाया 2013 में कुछ महीनों के लिए कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ाया मैंने। तब तक मुझे इस तरह की मतलब आवश्यकता नहीं लग रही थी कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस तरह से कर रहा हूँ ऐसा करूँ। तब तक मैं जैसा नॉर्मल 9 to 5 टाइप का जॉब होता है, शिफ्टों में आप काम करते हैं, वो मैं कर रहा था, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा था। लेकिन मैं एक्सप्रेसिव बचपन से हूँ, मतलब दूसरी तीसरी क्लास से आप कह सकते हैं कि मैं कहानियां लिखना या लेख लिखना, ये सब होता है ना, एक बेंट ऑफ माइंड। हाँ। और सैनिक स्कूल पे गया, फिर किडोरी मल, और ये सब चलता रहा, जो भी है। तो वो मेरा एस्पेक्ट जो है ना, एक्सप्रेशन का, बोलने का, व्यक्ति का, तो वो मेरे साथ हमेशा रहा है। आई आई केप्ट ऑन होनिंग माई स्किल्स, उसको मैं शार्पन करता रहा, घिसता रहा उसको, और जितना इंफॉर्मेशन मैं ले सकता था उसको कंज्यूम करता रहा। अब क्या है कि 2014 का जब दौर आता है, जब ये जहरीला वातावरण बनने लगता है कि एक आदमी को, जिसको आपने 18 नहीं 2014 में 12 साल हॉन्ट किया है, एंड यू कुडंट प्रूव एनीथिंग अगेंस्ट हिम, और उसने अपने स्टेट को चमका के रख दिया। चाहे आर्थिक रूप से देखें, वहां पे क्राइम
रेट बहुत कम है, बहुत कम। वहाँ जीवन स्तर बहुत अच्छा है लोगों का, सब कुछ मतलब एक मॉडल स्टेट करके किया, और तुम उसको मतलब बिना मौका दिए ही उसको जज कर रहे थे। तब फिर मैंने जो है, मैं ब्लॉग 2010 से जब वेब 2.0 आता है ना, ब्लॉगिंग जब होने लगता है, फेसबुक आता है, फेसबुक पर फिर देवनागरी लिखी जाने लगती है। मेरा पूरा एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है। मैं हिंदी अच्छा। को ज़्यादा लेकिन प्रेफर करता हूँ, सिर्फ इसलिए बिकॉज उसकी एक वाइडर रीच है, वो उसका ऑडियंस बड़ा है। तो मैं हिंदी में शुरू से ही लिखता था। तब से मैंने लिखना, फिर फेसबुक पे लाइव का फीचर आया था 2016 में, मुझे लगता है आया था 15-16 में। फिर 16। मैंने उसको वीडियो मीडियम को यूज करना शुरू कर दिया, और तब से वो जो जहरीला वातावरण, ये रवीश और ये बरखा, ये लोग जो राजदीप ये सब तैयार कर रहे थे, फिर मुझे लगा कि इनको जो है इनकी जगह बतानी बहुत जरूरी है। और उसका दो पर्पस था, एक तो ये कि जो नैरेटिव बन रहा है उसको ध्वस्त करो, दूसरा ये कि लोगों के सामने उदाहरण होना चाहिए कि हाँ ये बंदा ऐसे बोलता है, ऐसे भी बोला जा सकता है, आप इस तरह से भी इसको टैकल कर सकते हो। तो आई वॉन्टेड टू बी दैट एग्जाम्पल, कि मुझे लोग देखें और मुझे फॉलो ना करें, खुद का अपना वीडियो ठीक है। बनाना शुरू करो, खुद को लिखना शुरू करो, कमेंट में। मतलब मैंने हमेशा से लोगों को हमेशा यही कहा है कि भाई तुम अगर कुछ करना चाहते हो देश के लिए, तो जहां पे हो वहीं से करो। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि ये जो विशेष इन्वायरमेंट है, तो उसके खिलाफ लिखो, बोलो, 2 लाइन लिख सकते हो वही लिखो, ग्रामर पे मत जाओ कि क्या है, खराब है, सही है, एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तब उसी में ये चलता गया। फिर मतलब जरूरतें हुई, मुझे लगा कि नहीं, अब जो है एकदम से 0 या 1 वाला दौर आ गया, और इसको काटने के लिए आई विल हैव टू टेक अ क्लियर स्टैंड कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं ये निष्पक्ष पत्रकार का चोला ओढ़ के बिना काम का, और बिना कोई भी काम का। निष्पक्ष नहीं, कोई निष्पक्ष नहीं, कोई है ही नहीं, तो तुम कैसे है ही रहोगे नहीं, है ही नहीं तो निष्पक्ष कहाँ यार? से है? तुम्हारा ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि तुम क्या लिखो, तुम क्या रिपोर्ट कवर करो, क्या करो। एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन द मॉर्निंग एडिटोरियल कॉल, तो वहीं पे डिसाइड होता है। पत्रकारिता तो ये होनी चाहिए ना कि जो हो रहा है उसको तुम रिपोर्ट कर रहे हो, नहीं, मॉर्निंग में तय होता है कि किस स्टोरी को किस एंगल से करना है, स्लैट कैसे देना है। हमें पत्रकारिता में पढ़ाया जाता था ये सब। तो वहीं पे तुम अपने मोरालिटी से, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म से कॉम्प्रोमाइज करते हो। फिर मैं क्यों निष्पक्ष बन के साला पागल बनता रहूं? हाँ, और ये वही हाँ, हिंदुओं के लेकिन अंदर भर दिया जाता है लेकिन ना कि हाँ नहीं, लेकिन ये दोगलई नहीं कि मैं कहूं कि अजीत भारती निष्पक्ष है, मैंने कभी क्लेम नहीं किया है। मैं आउट एंड आउट वामपंथ विरोधी पत्रकार हूं, और मेरा उसमें क्लियर बायस है कि मैं हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए हमेशा खड़ा दिखूंगा आपको, और उसके लिए मैं मोदी के भी अगेंस्ट जाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि भाजपा कहीं गलत कर रही है, और वो हिंदुओं के फेवर में नहीं, मेरा मेन फोकस हिंदुत्व है, हिंदूवादी राइट। विचारधारा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाय डिफिनेशन हिंदू जो ऑल इंक्लूसिव है, और यही एक विचारधारा है जो देश को मतलब इस सर्वाइवल मोड से, अभी जो हिंदू तड़प रहा है ना, 100 करोड़ हो, और आप बोल रहे हो ना कि हम ही पे अत्याचार होता है, हमारे ही रिंकू शर्मा के पीठ में 8 इंच का डैगर घोंपा जाता है, हमारा प्रशांत पुजारी मारा जाता है, हमारे डॉक्टर नारंग मारे जाते हैं, रिक्शा चालक अरिंदर की हत्या होती है मुसलमानों के द्वारा, भरत यादव लस्सी के दुकान पे बहुत मथुरा में नाम मारा है, जाता है। धीरज प्रजापति झारखंड का। हाँ, मूर्तिकार था, वो सरस्वती जी की मूर्तियां बनाया करता था, जिसको सीए के वो प्रोसेशन में जा रहा था, और मस्जिद से उसके भी इधर रॉड मारी थी। मुझे याद है और आपने उस फंडिंग के पे लिए भी, ये डाला था। हाँ, हमने 35 लाख रुपए इकट्ठा किए थे उनके लिए। जी। और हाँ, उनका मतलब कम से कम फैमिली अब बढ़िया से दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, जो भी है। तो जो इतना भी है। करने के बाद भी साला हम ही से बोला जा रहा है तुम ही माफी मांगो, तुम ही ने कुछ नहीं। किया है। अच्छा, ये विक्टिम माफी भी मांगो हम। तुम्ही ने कुछ किया है, ये जो दो कौड़ी की पत्रकार हाथरस में जाते हैं, ऐसा लगा कि देश में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से अब आपको डरना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि जहां पे ये मुझसे अभिषेक तिवारी से जब कहते हैं आप निष्पक्ष नहीं हो, मैं कहता हूँ कि हाँ मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बंगाल में 100 से ज्यादा दलित ट्राइबल्स का रेप हुआ है। एक भी पत्रकार तो वहां बंगाल में जाने की हिम्मत आज तक नहीं कर पाया। तो अजीत भाई, ये जो पूरा निकिता तोमर से लेकर के ये जो
मॉब लिंचिंग के तो उदाहरण कई है। अब हम आते हैं कल वाले बयान पे, बहुत सारे लोग एक्चुअली कमेंट कर रहे हैं। टेक्निकली मैं मानता हूँ कि ये बयान मोहन भागवत जी का तो सही था, टेक्निकली अगर कहे तो, कि है तो हमारे ही पूर्वज, जब भले ही नाड़ा खोल के कन्वर्ट हो गया है लेकिन ये कहा जाए कि रवीश के अंदाज में दुख का तो बात है, आपको नहीं लगता है? देखिए, मैं अभी इस इंटरव्यू के प्री चैट पर आपसे बात कर रहा था कि मैंने इस पर ट्विटर पे लिख दिया, आई वाज डिसगस्टेड कि हाउ कैन समवन स्पीक लाइक दैट। और मोहन भागवत जी हों या संघ के बड़े बड़े लीडर्स ने ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बयान कई बार दिए। विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम था, वहां पे भी दिया है। अपना इनका एनुअल सेलिब्रेशन होता है, उसपे भी ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि हम सब एक हैं। मैंने पूरा वीडियो बना लिया 4.5 मिनट का, 6.5 मिनट का शूट किया और 4.5 मिनट का अच्छा बना, उसको मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। लोगों को थंबनेल भी दिख गया था कि 10 बजे से हम फ्री में। फिर मुझे दूसरा रियलाइजेशन हुआ कि आप एक व्यक्ति को वो किस संदर्भ में बोल रहा है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। कई बार उसके कारण हमने मतलब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उनके स्टेटमेंट के हुए हैं। बिहार चुनाव सबको याद होगा। और क्योंकि आप जिस इंटेंट से बोलते हैं, सामने वाला उसको कैसे भुना ले जाएगा, ये भी देखना हाँ, पड़ता है ना। आपने आरक्षण और ये सब पे बोल दिया था बिहार चुनाव में, अगले दिन 2015। फुल पेज एडवर्टीजमेंट आ गया था और उसका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ा है। नो वन कैन डिनाई कि नहीं पड़ा है। अभी ये एक राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच जो संघ की ही एक शाखा है। हाँ, मेरा ये जरूर करना है कि संघ को क्या पड़ी है भाई, तुम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना रहे हो क्या? चर्च वालों ने राष्ट्रीय हिंदू मंच बनाया है क्या? मुसलमान हिंदू मंच बनाता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है, हिंदू मेंबर है क्या? तुम्हें क्यों ये चुल मची हुई है कि जो तुम्हारे कभी नहीं होंगे, जिन्होंने बार बार ये दिखाया है, तुम क्यों मतलब आउट ऑफ द वे जाके सबका साथ सबका विकास विश्वास के चक्कर में सब में पड़े रहते हो? तो उन्होंने जो बोला वो उस मंच और उस संदर्भ में देखा जाए तो ठीक है। वो और क्या बोलते कि नहीं हम लोग लड़ जाना चाहिए, हमें मतलब आपस में मार काट कर लो, नहीं बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि वही बोलेंगे जाहिर। कि हम लोग एक ही हैं, इसी धरती के हैं, इस तरह। हाँ, लेकिन पहले आपका ये बयान आता था कि सब हिंदू ही हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, पूजा पद्धति से अलग नहीं हो सकता, हमारा डीएनए सेम है। तो ये जो है ना, ये डेविएशन जो है वो हमें कचोटता है। तो कचो। उस कारण जो है बहुत मतलब 1.5 दिन तक उन गाली पड़ती रही। लेकिन दूसरी बात इसमें ये है, इवन इफ आई डिसएग्री विथ हिज स्टेटमेंट्स, मैं संघ को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी लोग संघ से जुड़े हुए हैं कंप्लीटली सेल्फलेस लोग हैं। ठीक है, उनके अधिकारी इस तरह के बयान दे रहे हैं और मेरा अनुभव काफी बुरा रहा है। संघ के बिल्कुल। टॉप अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ। दे हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। वो सो रहे हैं। उनको मैंने बोला इंस्टाग्राम पे ये करो, आपको करना चाहिए, होता नहीं 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 नहीं, 30 साल का हमारा अनुभव है अजीत जी। ये लोग जो है ना 5 साल में घूम के वापस आते हैं। सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत है ना, हम खींच लेंगे उनको वापस, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो जब इस तरह का आप सुनेंगे रिस्पॉन्स तो आप पागल हो जाएंगे। लेकिन संघ के लोग कोविड के टाइम में जो कर रहे हैं, सेवा भारती इनका एक संस्थान है, करोड़ों लोगों को भोजन, मास्क, ऑक्सीजन, फलाना ढिमका, जिस चीज की आवश्यकता पड़ी इन्होंने पहुंचाया है। जहां बिल्कुल। भी कुछ भी आपदा होती है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम, एनडीएमए या एसडीएमए जो है, ये बाद में पहुंचती है। सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक पहुंचते हैं। और मैं जिन्हें जानता हूं संघ में, जिनसे मेरी बातचीत होती है, मैं बोलता हूं यार फोटो तो मुझे कम से कम दो, मैं आर्टिकल बनाऊंगा। तो बोलता है अजीत जी फोटो देंगे तो फिर हमारे सेवा भाव का मतलब क्या रह जाएगा जब हम उनका मतलब क्या? फूल पीटने लगे। इस तरह के सेल्फलेस लोग हैं जुड़े हुए। तो मैं मोहन भागवत जी के एक स्टेटमेंट के लिए, उनके पास्ट के सारे स्टेटमेंट्स या संघ के लिए उन्होंने जो किया है, या संघ के लोगों ने जिस तरह से अपना जीवन जो है न्यौछावर किया एक तरह से राष्ट्र सेवा में, तो मैं उनको जो है ना डिमीन नहीं करना चाहता, उनको मैं बैड लाइट में नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैंने वो वीडियो जो है डिलीट कर दिया।
अजीत भाई, किस प्रकार के ये लोग होते हैं? जानते हैं इसी मुसलमान ने पीठ में छुरा घोंपा है, बंगाल से लेकर के, केरला से लेकर के, कर्नाटक से लेकर बिहार तक, ऐसे हजारों उदाहरण से पिछले 6 साल में। और फिर भी जब ये सेल्फलेस सेवा की बात होती है तो मैंने देखा है, चाहे वो बुर्का पहने हुई औरत हो, बुर्का पहने हुई औरत से मैं बता दूं एक बार दर्शकों को कि दर्शकों, ये वाली चीज जो है इसको कुप्रथा में आप रखिएगा। ये वाकई मैं फेमिनिस्टों से भी निवेदन करता हूँ, ये देखिए जंजीरों में जो बांधी जाती है ना, ये ठीक नहीं है। इसको पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाना चाहिए कि बुर्का एक सामाजिक कुप्रथा है, और कम से कम भारत में तो इसे बैन कर देना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट रूप से मत है। किस प्रकार के ये सेल्फलेस लोग होते हैं जो अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और फिर भी आतंकवादी संगठन से नवाजा जाता है। अ, कचोटता है कहीं कहीं। बिल्कुल कचोटता है, और उनको नहीं कचोटता है, ये तो बात आप गाली समझे। देते हैं हाँ, तो उनको फिर काहे कचोटता है? नहीं 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 नहीं, संघ वालों को नहीं कचोटता है कि उनके अच्छा। ऊपर किस तरह का विशेषण लादा जा रहा है। क्योंकि वो कहते हैं यार हमें अपना काम करना है, और उनको पता है कि वो काम क्या है, और वो हमेशा राष्ट्र की सोचते हैं। वो हमेशा, उनके लिए कोई आइडेंटिटी मैटर नहीं करती है, चाहे जितना इनको दंगाई कह लो और ये कह लिया वो कर लिया। संघ, भाजपा के कार्यकर्ता को एक बार मैं नेगेटिव मान सकता हूं, संघ के स्वयंसेवक कभी भी नहीं। इनके ऊपर वही है कि भाजपा, अब उसके लिए तुम्हें, तुम्हारे पास कुछ मिल नहीं रहा है तो तुम बोले संघ जो है इसका आइडियोलॉजिकल बॉडी है, तो उसको तुम बार बार, ये लोग कभी भी प्रूव नहीं कर पाए ना, कभी हम्म। प्रूव नहीं कर पाते हैं कि अखलाक की भी हत्या हुई, तो उसमें भाजपा कनेक्शन कैसे निकलता है कि उस 17 लोगों की भीड़ में एक आदमी जो था, उसका फूफा का, मौसा के ननद का बेटा जो है, वो जो है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष था समझ। जिला में। हाँ। जिला में जिला। क्लास मॉनिटर होगा, और वो लड़ जाएगा किसी से तो बोलेगा हाँ उसका बाप भाजपा ही था, इसी कारण वो लड़ा। इस तरह के नैरेटिव्स बना के भाजपा या संघ को लाया जाता है। इनके पास कुछ नहीं है ना कहने को, ये साबित कर नहीं पाए आज तक कि एक भी दंगा भाजपा ने नहीं करवाया। सारे दंगों की जड़ में यही आपको कांग्रेसी मिलेंगे, लेफ्टिस्ट मिलेंगे, टीएमसी मिलता है, यही लोग मिलते हैं। और इनका पावर ऑफ नैरेटिव इतना स्ट्रांग था अभी तक कि ये सारे दंगे हमारे ऊपर डाल दिए जाते थे। अब वही है कि 2020 में जब मैं ऑप इंडिया के साथ था और जब ये दंगे भड़के थे दिल्ली में, अगर ऑप इंडिया वो कवरेज नहीं करती जितना हमने किया है, तो आप राइट, राइट। मान कर चलिए कि ये दंगा भी जो दिल्ली में हुआ ना, वो हिंदुओं के सर पे जाता। वो तो फिर भी लादा गया वैसे। मुझे नहीं नहीं, मैं। लादा नहीं गया, वो कर नहीं सकते ना, चार्जशीट उनके ऊपर है, उनके लोग जेल जा रहे हैं। और नैरेटिव में भी वो अब हिंदू विरोधी दंगा है, उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने प्लान की थी। लोग अब हमेशा उस दंगे को एसोसिएट करते हैं शाहीन बाग से। शाहीन बाग किसने शायद शुरू किया? मुसलमानों ने, पीएफआई ने। पीएफआई शायद अभी पीएफआई। बैन हुआ है या कुछ उसके ऊपर मतलब कार्रवाई सरकार ने की है, उसका बहुत देर से की है एटीसी और लेकिन टेन की है। टेन डी जो है वो इनकम टैक्स वगैरह हाँ, का, वो ये नहीं रहा। अब यहीं से आते हैं कि मोदी सरकार के आप 6 साल के 7 साल के पूरे कार्यकाल को दो भागों में लोग विभाजित कर रहे हैं कि कोविड आने के पहले, एक्चुअली शाहीन बाग के पहले का इरा, और आफ्टर शाहीन बाग। क्या आपको भी लगता है, और लोगों की तरह ज्यादातर आपके कमेंट सेक्शन में भी ये सवाल मैं देखता हूँ कि मोदी जी कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, या फिर वो मोदी जी 2002-3 जो भी बातें होती है कि वो पुराने वाले मोदी जी नहीं रहे, योगी को लेके और देखिए इस। इसमें क्या होता है ना कि जब एक अच्छा लीडर आता है ना, अभी कल ही मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और उन्होंने बताया कि उन्होंने जन्म से अभी तक 10 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, और मोदी ने जितना किया ना, उतना उन 10 को जोड़ के कर दीजिएगा नहीं किया था। सही बात। परफेक्ट आदमी नहीं है मोदी, कोई भी नहीं होता है, लेकिन उसका इंटेंट कभी भी गलत नहीं रहा, मंशा कभी गलत नहीं रहती कि मैं जो है इससे जो है घोटाला करवा के और वो कर दूंगा, इस तरह का नौटंकी नहीं रहता है मोदी में। मोदी ने क्या किया ना, शुरू में इतने बड़े बड़े काम किए ना जो इम्पॉसिबल थे, कि हमारी आकांक्षाएं जो है ना उससे
बहुत ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई हैं हमारी। तुम इसको तुरंत ट्विटर को बैन कर दो। अरे ट्विटर को बैन करने के पीछे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अमेरिका नहीं है, हम चीन नहीं है, हमारा व्यापारिक संबंध है। तो हम क्या करेंगे, तो उसका दूसरा तरीका है कि हमने जो है आईटी एक्ट बनाया और फिर बोलेंगे नहीं भाई हमारा लॉ ऑफ लैंड है, इसको फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। अब देखिए ट्विटर कितना परेशान हो रहा है, हर तीसरे दिन उसके एमडी के ऊपर एफआईआर हो रहा है, उसके यहाँ अब टॉप पोजीशन में कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप जीतते हैं। तो मोदी की जो आप बात कर रहे थे कि प्री शाहीन बाग और पोस्ट शाहीन बाग, देखिए शाहीन बाग भी नहीं, अगर आर्थिक और उस नजरिए से देखें तो प्री कोविड आप कह सकते हैं, लेकिन फिर कोविड एक महामारी है तो उस कारण भी आप प्री और पोस्ट नहीं कर सकते। हाँ, क्या उनकी नीतियों में कुछ फ्लॉज हैं? अब फिर कहेंगे कि अभिषेक तिवारी 2% का यूट्यूबर, 2% का अजीत भारती यूट्यूबर, तुम क्या जानोगे कि मोदी पॉलिसी कैसे बनाता है। फिर भी हम नागरिक हैं, हमें जो है अपने विचारों का व्यक्ति का अधिकार है, तो मैं बोलूंगा कि आपने शाहीन बाग को सिर्फ इसलिए होने दिया कि आपको लगा दिल्ली में लोग एक्सपोज हो जाएंगे। वो एक्सपोज हुए नहीं, उन्होंने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था करना, कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब यहाँ पे हो तब उन्होंने दंगा किया ताकि इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन हो। वो तो ठीक है कि अब 2002 का दौर नहीं है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो हर एक ट्रेल जो है आप पकड़ सकते हैं। तो उसमें आपको ताहिर हुसैन भी दिख गया, फारूक फैजल की बिल्डिंग भी दिख गई, उसके ऊपर कैटापुल्ट जो गुलेलें लगी हुई थी वो भी दिख गया, वो इलाका भी दिख गया सबको, हर एक चीज लाइव आपको दिखी, मोहन नरसिंह होम पे क्या हो रहा था। और तुम जितना नैरेटिव घुमाने की कोशिश कर रहे थे तुम उतने फंसते जा रहे थे कि कैसे पिंजरा तोड़ वाले इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे शाहीन बाग से जो है जामिया, मतलब जामिया से जो है यहाँ पे जाफराबाद लाया जाता था, मौजपुर लाया जाता, चांद बाग लाया जाता था लोगों को, कैसे चंद्रशेखर ये जो भीम आर्मी वाला है, पीएफआई की फंडिंग का दलाल, वो किस तरह से परमिशन नहीं मिलता है उसको मार्च लीड करने के लिए, फिर भी वो मार्च लीड करता है ताकि पुलिस इसका फल हो, फिर वो बोले कि देखो हमें मार्च भी नहीं करने दिया जा रहा है। क्योंकि लोगों को तो नहीं पता है ना कि ऐसा कानून होता है कि आपको परमिशन लेना पड़ता है। आप देश के कैपिटल में है, जब राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे आने वाला है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। खैर, तो यहाँ पे एक फ्लॉ था कि आपने, और मोदी ने एक बार नहीं, कन्हैया कुमार को भी मोदी सरकार ने ही हीरो बनाया है। और क्या, नहीं तो वो तीसरी चौथी पांचवी क्लास का बच्चा जो निबंध बोलता है ना, उसकी डेप्थ उतनी ही है। वो लिंग लहरा के मूत रहा था और उसको फाइन भरना पड़ा था जेएनयू में, ठीक है। वो इतना नीच व्यक्ति है और उसको तुमने इंटरनेशनल आइकॉन बना दिया। टाइम वाइम के लिस्ट में भी एक बार शायद उसका नाम छप गया था। किसने बनाया? तुमने बनाया भाई। उसके बाद शाहीन बाग के बाद तुमने कई हीरो जो है पैदा किए और 53 लोग जो है मरे, सिर्फ और सिर्फ भाजपा और मोदी सरकार की नाकामियों के कारण। कि आपने ब्रूट फोर्स का क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आपको लगा नहीं नहीं ये एक्सपोज हो जाएंगे, फरवरी में चुनाव है और एक्सपोज होंगे तो हम जीत जाएंगे। अब वो कार्ड खेले। अब उससे सीखा नहीं इस सरकार ने। किसान आंदोलन के साथ वही नौटंकी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये सही नहीं है, तो तुम्हें कौन रोक रहा है भाई? नहीं, चुनाव आने वाले, चुनाव तो इस देश में हर साल 5 होते हैं। बोल रहे थे नहीं बंगाल चुनाव के बाद तो आप देखना इनको तुरंत यूं हटाया जाएगा। कहाँ हटाया गया? अब बोल रहे नहीं यूपी चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है। क्या असर पड़ेगा? पंजाब चुनाव पता नहीं क्या असर पड़ेगा। लोग जो है जो कभी गांव में गए नहीं है, लोगों से बात नहीं की, वो कहना वेस्टर्न यूपी में जो है ना ये जाट लोग इधर है, वो पूरा बैठ के ही रूम में वो बता देते हैं कहाँ से क्या होने वाला है। अच्छा, एसी कमरों में बैठ के, अजीत भाई, एसी कमरों में बैठ के नोएडा दफ्तर में जो एग्जिट पोल वगैरह करते हैं, मुझे याद है आपका और मेरा दोनों कोई का बिहार पे एग्जिट पोल आया था। और चूंकि मैं बिहार में काफी इलेक्शन में घूमा था तो मुझे पता है, बिहारी हूं तो पता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है, लेफ्ट का समीकरण कहाँ जा रहा है आरजेडी के साथ। तो पता था कि बीजेपी फिर भी जीत। लेकिन तब तक 5 बजे एग्जिट पोल आता है, फिर 9 बजे आपका मैंने शो देखा कि 12% का मार्जिन, एक चैनल ने तो 160-70 सीटें तक दे दी थी। तो अजीत भाई, ये जो पूरा एक नेक्सस है
कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी इस नेक्सस को ज्यादा पढ़ने लगे हैं अपने लोगों की आवाज सुनने के बजाय, और किसान मैं आंदोलन के नाम पे? एक्चुअली मोदी को भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उनके सलाहकार जो हैं या बाकी मिनिस्ट्रीज जो हैं, ये लोग क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आता है। कि आप एक आदमी ऑब्वियसली हर एक चीज मॉनिटर नहीं कर सकता, वो बड़े बड़े बिल्कुल। मुद्दों को ही देखेगा। तो मोदी जो है अपने लेवल पे नहीं, लेकिन हाँ बाकी लोग नकारे हैं, इनकी टीम अब कैबिनेट रिशफल भी होने जा रहा है, देखते हैं कि उसमें क्या निकल के आता है। आप जो अभी एक इंटरेस्टिंग बात बोले थे ओपिनियन पोल का, ओपिनियन पोल ये लोग ओपिनियन दिखाने के लिए नहीं करते थे, या एग्जिट पोल, ये अगले चरण के मतदान को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता था। इसी इन्फ्लुएंस। कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया। बिल्कुल। यही एक यही एक कारण है कि उस पर बैन लगा, और कोई रीजन नहीं था उसका। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि जो बाउंड्री पे कुछ लोग बैठे होते हैं, जो डिसाइसिव वोटर होते हैं, जब मतलब कुछ का फिक्स है कि ये उनका है ये उनका है, लेकिन कुछ जो बाउंड्री पे होते हैं वो किधर स्विंग करेगा, वो हमेशा अपना देखता है कि नहीं हमारी जात वाला अगर जीत रहा है तो उसी को वोट करके जिता दो ना। तो आपको दिख जाता है कि अच्छा फर्स्ट चरण में ये जीत रहा है तो उधर ही हम वोट देके उसी को क्यों ना बनाया जाए। तो ये नौटंकियां वहां पे हुआ करती थी, और इस कारण से जो है ये सब इनका प्रदर्शन कभी सही नहीं होता है। लड़ गया तो प्योर चांस है, प्योर चांस है, बंगाल हो। अदरवाइज हाँ एग्जिट पोल या फलाने में किसी का कोई मतलब नहीं। अजित भाई, आपने बहुत सारी बातें बताई। दो चीज और, आप जिस जगह से आते हैं उसे लेनिनग्राद कहते हैं। एक्चुअली मैं नहीं मानता, लेकिन ये जो नहीं नहीं, इस देश मिनी की मॉस डिजिटल प्रिंट। मिनी मॉस्को कहते हैं, मिनी मॉस्को हाँ, नियर। मिनी मॉस्को। हाँ हाँ। बहुत गर्मी पड़ती है, पता नहीं मिनी मॉस्को कैसे कहते हैं। हम तो गए हैं बेगूसराय, बिहारी हैं तो बहुत रहे हैं। अ, ये जो पूरा मीडिया का नैरेटिव है लेनिनग्राद, एक आदमी जो कि मास किलर होता है, वही बताना चाहते हैं क्या कि वहां मास किलिंग ज्यादा होती है, लोगों को मारा जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड के नाम पे लड़ाया जाता है? नहीं नहीं, इन लोगों ने बहुत रोमांटिसाइज किया है ना मर्डर्स को। ये कहते हैं हाँ, गरीबी भी एक तरह की हिंसा है, और उसके प्रत्युत्तर में किसी की जान भी ले ली जाए तो वो जो है सही है। तो सही है। इस तरह के फैंटेसीज जो है ना, इस तरह के गुलाबी खबरें खूब बेची गई, और डेथ को, जेनोसाइड को, नरसंहारों को जायज ठहराया गया। तो उस कारण लेनिन जो है, मतलब कितने लाख लोग उसके चक्कर में मरे। माओ ने करोड़ों लोगों को मरवाया, स्टालिन ने लाखों लोगों को मरवाया, फिर भी उसको लेके एक 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 इनकी फैंटेसी होती है ये लेफ्टिस्टों की। और हाँ, वही जो है ट्रांसलेट होके, देखिए मीडिया में क्या है ना, खास करके हिंदी मीडिया में, इनको राइमिंग वर्ड्स या इस तरह से, ये मतलब बलात्कार से भी कुछ राइम करवा देंगे, एकदम सीरियस खबर होगी और टुच्ची सी हेडलाइन ये बना देते हैं। मतलब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है हिंदी मीडिया को। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इनके जो टिकर्स चलते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इसी पड़ा रहता है किस तरह से हाथरस से कोई रस्म राइम करवा दे। लखनऊ को लाश नऊ बोला था ना रवीश ने, हाँ, रवीश ने। बंगाल की किलिंग फील्ड्स उसको नहीं देखी। महाराष्ट्र में अभी तक सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं, केरल मॉडल जिसकी बात कर रहा था उस पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उस पे कभी कुछ कुछ नहीं बोला क्योंकि वो राइम शायद नहीं करता है ठीक से। तो इनका एक रहा है, और इसी कारण ये लेनिनग्राद और फलाना ढिमका ये सब डालते हैं। वामपंथियों की स्थिति बिहार में अब, जातिगत राजनीति की आप बात कर रहे थे ना, कास्टिज्म कहाँ नहीं है। कहा नहीं। कहाँ के इलेक्शन में कास्ट फैक्टर नहीं होता है, मुझे कोई बता दे। तमिलनाडु में नहीं होता है, केरल में नहीं होता है। और जहां कास्ट का एब्सेंस है ना, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, वहां क्लास होता है। क्लास का। हिस्पैनिक्स, कोलंबियन वोट, कॉलेज गोइंग वोटर्स, और हर जगह वोटिंग जो है हमेशा सेग्रीगेटेड होता है, इसी तरह से टारगेट किया जाता है। बिहार और यूपी बिना काम का बदनाम है। दहेज आप देखिए, दहेज में आए पंजाब और केरल में सबसे ज्यादा दहेज लिया जाता है। सबसे ज्यादा। आपका साउथ का कोई दोस्त होगा, पूछिएगा कि उसकी अगर एक ढंग की जॉब होगी ना आईटी में, 5 करोड़ रुपया दहेज लेता है। बिहार में दहेज का क्या है, 30 लाख 40 लाख ऐसे करके।
मैं बढ़ावा अच्छा नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं ये नहीं, बता रहा बढ़ावा हूँ नहीं दे रहे, आपको वो कि तो समझ। बदनाम कौन है, बदनाम कौन है, बदनाम बिहार है। क्योंकि बिहार के लोग जो कभी नैरेटिव पे कब्जा नहीं कर पाए। तो वही बातें हैं कि जातिवाद हो या मर्डर हो, हर चीज में आप देखें ना, बंगाल तो एनसीआरबी को अपना डेटा ही नहीं भेज रहा है, हम कहाँ से पता लगाएंगे कहाँ पे क्या हुआ है, कितने जगह क्या चीजें रिपोर्ट हो रही है, ये सब भी तो देखना पड़ता है। चलिए उत्तर प्रदेश पे आते हैं, शो रैप अप करेंगे अब, जल्दी से 10 मिनट बचे हुए हैं, 1 घंटे का समय आपसे मांगा था। उत्तर प्रदेश के चुनाव पास है, और बाकी खबर में आजकल जो है उत्तर प्रदेश ही है। एक तो मैग्सेसे अवार्डधारी पत्रकार को लिटरली इलाहाबाद कोर्ट ने गाली दे दी है, जाओ जी पहले तुम हिंदू सनातन धर्म का रिचुअल देख के आओ, जाओ फिर लाश न देखना वो गंगा किनारे लाशों का। कितना खतरनाक इम्पैक्ट होता है अजीत जी, कि मैं पटना से 12 किलोमीटर दूर एक सोनपुर जगह है जहाँ पे पशु गांव है, मेला वहां पे लगता अभी, है। जी जी वहीं पे अभी गया था, तो उन्होंने कहा कि भैया रवीश दिखा रहे थे लाशों का अंबार लग गया है वहां पे। तो आप थोड़ा बताइए, आप तो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे ज्यादा पत्रकारिता भी एक तरह का करते हैं, सच है क्या? फिर मैंने उसको इलाहाबाद के जजमेंट वगैरह दिखाए, बोला ये तो झूठ बोल रहा है जी। तो ये झूठ बोलने का जो रीच जो है आप लोगों ने कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखेगा ये रीच? देखिए, सामूहिक स्मृति जो होती है लोगों की, वो बहुत कम होती है। बंगाल हम लोग भूल गए। 1 से 2 मई से 10-12 तक जिस तरह का मैसेकर हुआ, एक तरह से आगजनी हुई, आदिवासियों के गांव जलाए गए, पूरा का पूरा गांव जो है खेतों में शरण रहा था। मेरा एक मित्र था, उसको उठा लिया था, मतलब पत्रकार था, उसको उठा लिया था सरकार ने। ये सारा होता रहा, हम भूल गए। अभी कोविड का इम्पैक्ट का जिस तरह से कवरेज हुआ था, उसमें मैंने वीडियो भी बनाए थे, मुझे काफी गाली भी पड़ी थी इस कारण कि आप जो है मोदी पे डाउट कर रहे हैं, फलाना ढिमका। मैं मोदी पे डाउट नहीं कर रहा था, मैं मोदी की जो टीम है ना, आईटी सेल, उस पे डाउट कर रहा था। कि जब रॉयटर्स वाले फोटो खींच रहे थे, जब जी, आप मतलब अल जजीरा, बीबीसी, गार्डियन, न्यूयॉर्क पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जितना नाम आप ले लीजिए, इन सबके देश में भारत से ज्यादा लाशें गिरी हैं। सही बात इनके देशों के ये हाल है कि फ्रीजर वैन जो होते हैं ना, उसमें लाशें पड़ी हुई, इनके पास डिस्पोज ऑफ करने के लिए कॉफिन्स नहीं है। है, इटली सही की बात। खबर थी कि वहां कॉफिन बनना बंद हो गया था, मतलब था ही नहीं उनके पास, इतने लोग मरे थे। कितनी तस्वीरें इन लोगों ने लगाई। इन लोगों ने जब लगाई तुम्हारे भारत की तस्वीरें, ड्रोन से फुटेज लिया, तो तुमने क्या किया? ये आईटी सेल वाले क्या कर रहे थे उसको काटने के लिए? क्या तुमने योगी सरकार को डिफेंड किया? आपने देखा कि लाश वाली जितनी बात है, सिर्फ और सिर्फ यूपी पे कंसंट्रेटेड थी। बिल्कुल। उसका मतलब होता है कुछ, उसका एक गहरा दूसरे स्तर पे उसका एक एक टारगेट है। जो महाराष्ट्र में लाशें नहीं उस तरह से हो रही थी, जो व्यक्ति, जो चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा एफिशिएंटली इसको मैनेज कर रहा था, तुम उसको लाशों के नाम डिफेंड पे, नहीं। क्योंकि लाश का शॉक वैल्यू जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। लोग याद रखते हैं उसको ज्यादा दिनों तक। और आप देखिएगा कि चुनाव के दौरान अक्टूबर नवंबर से या जनवरी से ये सारी चीजें दोबारा याद दिलाई जाएंगी लोगों को। ये सारा वापस आएगा, क्योंकि अभी थर्ड वेव आएगा, कोविड हाँ चलता रहेगा इसी तरह। क्योंकि इस कवरेज में इन्होंने थोड़ा सा मतलब एक तरह से सफलता पाई है, इसको ये रिपीट करेंगे। मैं क्यों गाली दे रहा था आईटी वालों को? इसी कारण कि तुमने क्यों मदद नहीं की योगी की, तुमने अपने लोगों को क्यों एक्टिवेट नहीं किया, तुमने क्यों नहीं कुछ यूट्यूबर्स को पैसे दिए कि जाओ भाई तुम, हम फाइनेंस करेंगे, तुम जाके दिखाओ। तुम्हें मैन्युफैक्चर नहीं करना था, तुम्हें काउंटर करना था। तुमने लेकिन अजीत इतने, भारती जी, हाँ, इसमें एक मैं सवाल कहता है ना। हूं, नहीं रुकिए, 1 मिनट रुकिए। मैं कहता हूं कि तुम 20 यूट्यूबर्स को आइडेंटिफाई करते, उनको 2-2 लाख रुपया देते, बोलते कि जाओ और एक साथ जाके, ये जितने ग्राउंड रिपोर्ट्स ये लोग बना रहे हैं ना, बरखा शमशान घाट में बैठी हुए, वहां से तुम काउंटर नैरेटिव क्रिएट करो। कुछ नहीं करना है, फोन लेके जाओ, लोगों से सिर्फ बात करो, दैट्स इट। क्या इतनी लेकिन समझ इन बीजेपी गधों को आईटी नहीं सेल है? का, अजीत भारती जी यही तो समस्या है, जब वो जानते हैं कि अजीत भारती आईटी सेल को कोस लेगा, लेकिन चूंकि हिंदुत्ववादी है तो योगी जी का समर्थन करेगा ना लास्ट में यूपी चुनाव में, अभिषेक तिवारी भी वही करेगा। तो उनको क्या वाकई आइडेंटिफाई करने की जरूरत है अभिषेक तिवारी को या अजीत भारती को,
कि आप लोग जाके वो नैरेटिव तोड़िए। वो जानते हैं इन्होंने राफेल का पहले ही नैरेटिव तोड़ा है, हमें करने की तो जरूरत है नहीं। नहीं तो ये नकारापन उनको एक टाइम तो ले डूबेगा ना। 325 सीटें तो नहीं आएंगी ना योगी जी, और नहीं 325 जब नहीं आएगी तो राज्यसभा में तुम्हारी सीटें कम होगी। बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं ना। ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि तुम जो मोदी के साथ फोटो लगवा के और हीरो बने फिरते हो, वो जो वो पॉसिबल नहीं होगा आगे। गवर्नमेंट सही बात। जो ही वीकेंड होगी ना, 272 से कम सीट आएगी ना भाजपा को, हम्म। सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इनको बिल्कुल। अंदाजा नहीं है कि ये आईटी सेल वाले अपने नकारेपन के कारण ट्विटर हैंडल सस्पेंड होते हैं, कुछ नहीं करवा पाते ये लोग। कुछ नहीं कर पाता। ये लोग चाहते हैं कि हमारा आपका ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो, क्योंकि ये हाँ। आईटी सेल में घिस रहे हैं अपने आप को और इनकी रीच नहीं बनती। इनका पूरा जीवन बीता है कि कॉपी पेस्ट, इधर उधर से कंटेंट लाके कॉपी पेस्ट करते रहे। तो दे कांट बियर द साइट ऑफ अजीत भारती कि ये ट्रू। आदमी लिखता है, ये बोलता है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है। हम तो लगातार मतलब भाजपा की लगातार झंडा उठा के हम दौड़ रहे हैं। भाई वो तुम्हारा काम है, तुम्हें पॉलिटिकली आगे बढ़ना है। अजीत भारती का कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है। मुझे सिर्फ इस लाइफ में मैं जो कर रहा हूँ हिंदुओं के लिए, मेरा सोल वही है, ब्लिंकर्स मेरे लगे हुए हैं, मेरा वही पर्पस है। मैं तुम्हारे रास्ते में हूं ही नहीं, सो स्टॉप ब्लडी अटैकिंग मी। तुम मुझे अटैक करोगे मैं ऊपर जाऊंगा। मेरा 3,000 फॉलोअर था जब मुझे गरियाना शुरू किया था, 43,000 पहुंच गया है। तो तुम्हारी गालियों की वजह से मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्यों गाली दे रहे हो मुझे। इफ यू वांट टू ड्रैग मी डाउन, मेरी बड़ाई करो, ये भी भारतीय अच्छा आदमी है। नहीं होता क्या ना, उसे लगता है कि यार अभिषेक तिवारी के 1,51,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये तो आईटी सेल से भी नहीं था, इसका बैकअप भी कुछ नहीं है, तो फिर ये प्रमोट कहीं मेरा जॉब ना खा जाए, वो वाली फीलिंग तो आती होगी ना, अजीत भारती मेरा ही नौकरी खा गया तो फिर क्या होगा। अरे तुम्हारा काम यार ट्वीट करना है, तुम्हारा काम जो है, यू हैव टू मैनेज द नैरेटिव। तुम्हें लिंक्स शेयर करने, तुम्हें फोटोग्राफ्स बनाने, तुम्हारा एक प्रॉपर चीज बना हुआ है। हम तुम्हारे लिए सपोर्ट सिस्टम है। तुम हमारा अच्छा यूज कर सकते हो कि ये मुद्दा है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन है, आप एक वीडियो बना दो, तुम एक वीडियो True। बना दो, उससे वीडियो बनवा दो। तुम इफेक्टिवली जितना लेफ्ट का नैरेटिव बनता है उसको काउंटर कर सकते हो। तुम्हारे पास कनेक्शंस हैं। माओइस्ट हमला होता है, भेज दो वहां पे किसी आदमी को, सही बात। सीआरपीएफ वालों से बात करके। ये सारी चीजें ये लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। इसी कारण भाजपा को मजबूत होने की जगह वो जो है वो धीरे धीरे, मतलब खास करके नैरेटिव गेम में वो पिछड़ती जाती है। और हमें लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है इसका इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। और उसका इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल होता है। उसका इम्पैक्ट होता है कि भारत और यूएसए किस तरह से बातें करेगा। यूएन के आज ह्यूमन राइट्स वाले ने बोल दिया कि स्टैन स्वामी की हत्या से हम लोग जो है चिंतित है, उनकी बहुत मृत्यु से। चिंतित। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताइए कैसे उसकी यहाँ औकात कैसे हो जाती है बोलने की। इसी कारण, क्योंकि तुम चुप हो। तुम चलाओ ना उनके खिलाफ कैंपेन चलाओ। पेटा करता है कुछ तो हमारे आपके जैसे लोग कैंपेन चलाते हैं। ये निकम्मे साले बैठे रहते हैं अपने एड़ियों पे नितंब टिका के और कुछ नहीं आप, करते ये। आपका एक वीडियो था जो मैंने बहुत शेयर किया था, वो ये वीडियो है जिसमें आपने ये पूरा जय श्री राम और इस पे और जो कोर्ट का ये सारा चीज था उस पे काउंटर किया। मैं भी एक्चुअली काफी दिन से सोच रहा था बोल, और आपने बहुत अच्छा बोला था तो मैंने शेयर कर दिया उसको। ये क्या अब सीरियस सिचुएशन आ गई है कि भारत में एक न्यायिक प्रणाली में भी बदलाव हो। उठ के एक दिन सुनता हूँ कि किसी को कुरान बांटने का जैसे फतवा होता है उस प्रकार के जजमेंट में देखता हूँ कि कुरान बांटो, तुमने गलत बोला, वो हिंदू बच्ची है। जुडिशरी जो है वो उतनी ही सड़ी हुई है जितनी कार्यपालिका है और जितनी विधायिका है और जितना मीडिया सड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जुडिशरी जो है बड़ा होली काव है और वो जो है प्योर एज गंगा है। तो उसको कॉल आउट करना पड़ेगा हमें। मुझे पता है उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। मेरे ऊपर 75 जगहों पे एक साथ केस हो जाएगा कंटेम्प्ट का, और मैं साला पागल हो जाऊंगा जाते जाते। मुझे पता है उसके इम्प्लीकेशंस क्या है और मैं चाहता हूं कि वो ऐसा करे। वो ऐसा वो मैंने करेंगे। ट्वीट देखा था इस पे, एक हाँ 2 कौड़ी का लॉयर जो था। हाँ,
वो मैं चाहता हूं कि वो ऐसा करें ताकि लोगों को पता चले कि तुम्हारी जुडिशरी कितनी वीक है, कि जिसके वीडियो को लाख 2 लाख लोग 5 लाख लोग देखते हैं, उससे तुम जो है इतना मतलब सनसना जाते हो, तुम परेशान हो जाते हो कि उसके लिए तुम्हारे 75 एसडीएम जो है वो उस पर केस दर्ज करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, तब ये लोग जगेंगे। इन लोगों को आइडिया नहीं, क्यों नहीं जुडिशरी गलत करेगी, क्यों नहीं बोलेंगे हम? और क्या जुडिशरी के खुद के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कितने बार नहीं दिए स्टेटमेंट? एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, दर्शकों से भी यहाँ पे, कि यूएस सुप्रीम कोर्ट अभी जा रही थी वेकेशन पे, तो 2 केस पेंडिंग थे, ओनली 2, और उनमें डिबेट हुआ कि क्या इसे खत्म करने के बाद हम जाए वेकेशन पे, या ये चल सकता है उसके बाद भी सुना जा सकता है। बाद में हुआ कि नहीं, वे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आने के बाद हम निपटा दें। तुम्हारे यहाँ 60-60 लाख 3-3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तुम न सिर्फ छुट्टियां लेते हो वेकेशन, बल्कि अगर होली मंगलवार को पड़ रही है ना, तो सोमवार भी ये लोग ऑफ लेते हैं। आप देखिएगा कभी कैलेंडर इनका मंगा हाँ बिल्कुल। के। इनकी मनमानियों पे बोलना आवश्यक है, और जब तक पूरा देश इनके कंटेम्प्ट में खड़ा नहीं होगा, जिसको ये लोग अपने हिसाब से कंटेम्प्ट डिफाइन करते हैं, आप इस संस्था को अकाउंटेबल नहीं बना सकते हैं। पुलिसिंग में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जुडिशरी में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और ठीक है, विधायिका और ये सब तो है ही अपना, ये वो तो तो सबको पता है। पत्रकारिता का तो हाँ, खैर इलाज हो ही जाएगा। हाँ। अजित भारती भाई, आप हमारे शो में हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप मेरे तो सारे दर्शक आपके बहुत बड़े फैन हैं, आज गांव के भी लोग खुश हुए होंगे। हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। जी जी, नमस्कार।